एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हमारी जो कक्षाएं जो प्रारंभ हो रही हैं, सहायक अध्यापक एलटी के लिए शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। और आज हम एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपको शिक्षण अभिरुचि का जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि विगत वर्षों में हमारे संस्थान के द्वारा प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी में बहुसंख्यक मात्रा में छात्रों का चयन हुआ है। और उसी कड़ी को हम इस बार पुनः दोहराना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों का चयन हो। और हमारा जो पाठ्यक्रम है सहायक अध्यापक का, सहायक अध्यापक शिक्षण अभिरुचि, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या होती है 30 क्वेश्चन हमारे शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं। और बेसिकली छात्रों के मन में एक संकोच बना होता है कि उसको बड़े शिक्षण अभिरुचि को बड़े आसान तरीके से लेते हैं, लेकिन ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग देने वाला पार्ट है विषय के साथ साथ, जिसमें आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और शिक्षण अभिरुचि के माध्यम से आप अपना अंतिम चयन ले सकते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है और जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। और जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है शिक्षण अभिरुचि का, तो उसमें जो कंटेंट है हमारे पास, उसमें शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिरुचि, मतलब कहने का तात्पर्य कि एक शिक्षक के लिए अपने छात्रों के प्रति किस प्रकार की अभिरुचि होनी चाहिए, छात्रों के सभी प्रकार के गुणों को समझना, उनकी मनोवृत्ति को समझना, उनकी शिक्षण से जुड़ी भी जो समस्याएं हैं उसको समझना अति आवश्यक होता है। यह हमारा पहला कंटेंट है। और दूसरा कंटेंट की यदि हम बात करें तो दूसरा कंटेंट आता है सामाजिक परिपक्वता। अब सामाजिक परिपक्वता की हम बात करें तो छात्रों में समाज के प्रति शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से उसको मेच्योर बनाया जाए, परिपक्व बनाया जाए, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम होता है जो शैक्षिक और सामाजिक तौर पर छात्रों के लिए परिपक्व बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से हमें सामाजिक परिपक्वता के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात हम देखें, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, अब अगला जो सिलेबस का जो हमारा पार्ट है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, तो एक देखेगा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की हम बात करें कि कैसे छात्रों के अंतर्गत शिक्षा के प्रति बढ़ावा हम दे सकें। और अगला कंटेंट जो हमारा रहेगा उसमें कि विचार संप्रेषण, विचार संप्रेषण,
अब विचार संप्रेषण की हम बात करें, यानी व्यक्तिगत रूप से हम देखें कि कैसे एक कम्युनिकेशन का माध्यम हम डेवलप कर सकें, यह हमें जानने का प्रयास करना पड़ेगा। और विचार संप्रेषण के साथ साथ इसमें अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। अगला जो कंटेंट है हमारा, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता। यानी शिक्षण व्यवसाय, यानी शिक्षण का जो व्यवसाय है, यहां पर कोई हम उस प्रकार के व्यवसाय की बात नहीं कर रहे हैं। ये शैक्षिक, यानी एक शिक्षक जो अपने कर्तव्यों का कैसे अपने छात्रों में, अपने छात्रों के प्रति किस प्रकार का कार्य कर सकता है और उसके प्रति कितना आबद्ध रह सकता है, यानी कितनी प्रतिबद्धता अपने शिक्षण कार्य के प्रति एक शिक्षक की होनी चाहिए। अगली बात हम देखें, अगला जो हमारा सिलेबस का जो पार्ट है, शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं व नवाचार। शैक्षिक प्रयोग यानी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के प्रयोग होने चाहिए, कैसी एप्लीकेशन होने चाहिए, और उस एप्लीकेशन के साथ साथ उसकी क्या समस्याएं हैं, और वह नवाचार, यानी किस प्रकार का शैक्षिक प्रयोग, समस्या व नवाचार, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम किस तरीके से उसका समाधान कर पाए, और शिक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से नवाचार यानी इनोवेशन को स्थापित कर सकें। दूसरी बात हम देखें, शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण। शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, यानी एक शिक्षक के अंतर्गत, एक शिक्षक के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एक शिक्षक के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास होना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षक के पास शैक्षिक योग्यताएं होंगी और उन्हीं योग्यताओं के माध्यम से उसके अंदर नए नए गुणों को स्थापित किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम देखें कि उन गुणों का अपने छात्रों में किस प्रकार से विकास एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। और अगला जो हमारा पार्ट रहेगा इसमें, शिक्षण प्रकृति, शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण, शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत तत्व। देन उसके बाद हम देखें कि अगला जो हमारा इसमें मूलभूत तत्व व आवश्यकताएं। अगला जो हमारा इसमें कंटेंट रहेगा, अधिगमकर्ता के अभिलक्षण।
अधिगमकर्ता के अभिलक्षण। जो कि अधिगम यानी सीखने और सिखाने के लिए एक शिक्षक के अंदर किस प्रकार के अभिलक्षण होने चाहिए, जिससे कि आसान भाषा में अपने छात्रों को अधिगम, जो हम लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, उसको वो डेवलपमेंट कर सके। देन उसके बाद हम देखें शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी शिक्षण को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, उसको समझने का भी हम प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत। और ये एक शिक्षक के लिए समझना अति आवश्यक होता है। उसके बाद हम देखें शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, अब अनेक प्रकार की शिक्षण विधियां होती हैं। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, और उसमें संश्लेषण के तौर पर हम कहें या विश्लेषण के तौर पर हम कहें, तो तमाम प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण को कैसे सुगम बनाया जाए, उसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत हमारा रहेगा एलटी के सिलेबस में शिक्षक। फिर दूसरी बात हम देखें शिक्षण की सहायक सामग्रियां। शिक्षण की सहायक यानी कैसे शिक्षण को जो टीचिंग एड्स हैं उनके माध्यम से कैसे सुगम बनाया जाए, ऐसे हम क्या क्या नवाचार स्थापित कर सकते हैं जिससे कि अधिगम के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं, कि यानी एक आसान तरीके से हम कैसे समझाएं, क्योंकि कई विषय ऐसे होते हैं उसमें जटिलताएं भी होती हैं, और उन जटिलताओं को सुगमता के साथ हम किस तरीके से, ऐसे कौन कौन से टीचिंग एड्स का हम यूज कर सकते हैं कि जिससे कि हमारी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको हम सुगम बना सकें। देन उसके बाद हम देखें अगला जो हमारा कंटेंट रहेगा बच्चों में वृद्धि एवं विकास, यानी सीधी सी बात हम कहें वृद्धि और विकास, वृद्धि व विकास। अब यहां पर हम देखें, यानी यहां पर शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, शैक्षिक विकास होना चाहिए, संवेगात्मक विकास होना चाहिए, तमाम प्रकार के विकास की यहां पर, क्योंकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। वृद्धि का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी उसका मापन किया जा सकता है, और वृद्धि एक निश्चित समय के उपरांत रुक जाती है, लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद अगला जो हमारा कंटेंट होता है इसमें अधिगम का अर्थ और अवधारणा। अर्थ व अवधारणा। अब अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, उसका हमें मीनिंग समझना है, उसमें तमाम प्रकार के डेफिनेशन जो दिए हैं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और उस अवधारणा के माध्यम से कैसे लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाया जा सकता है, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको कैसे सुगम बनाया जा सकता है, इसको हम पढ़ेंगे इसमें हमारे विषय वस्तु में, यानी जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें यह देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ
इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब तमाम प्रकार के कारक हो सकते हैं लर्निंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करने वाले। उसमें सामाजिक कारक हो सकते हैं, उसमें वंशानुगत हो सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके अंतर्गत जो उसको हमारे जो लर्निंग प्रोसेस को जो डिस्टर्ब कर सकता है। और दूसरी बात हम देखें अपने इस विषय के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत और उसके प्रभाव। अधिगम के सिद्धांत व प्रभाव। अब इसमें तमाम प्रकार के सिद्धांत हमें पढ़ने पड़ेंगे। थॉर्नडाइक का पढ़ेंगे, उसमें गेलफोर्ड का पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। और तीसरी बात हम देखें, हमारा जो अगला कंटेंट का जो है बच्चों का सीखना और सोचना। बच्चों का सीखना व सोचना, ये हमारे शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी बात हम देखें कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जिसको आप कहते हैं, व्यक्तित्व। अब पर्सनालिटी यानी किस प्रकार से हमें व्यक्तित्व का विकास करना, इसके अंतर्गत भी तमाम प्रकार के सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलेंगे। आगामी कक्षाओं में हम उस पर बात करेंगे। देन उसके बाद हम देखें, तीसरी बात हम देखें बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंटेलिजेंस को हमें पढ़ना है। बुद्धि के को प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन कौन से हैं, क्या हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं। तमाम प्रकार के बच्चों को हम उसमें कैटेगराइज करेंगे उसमें। और तीसरी बात हम देखें इसके अंतर्गत अधिगम की कठिनाइयां, यानी क्या क्या चुनौतियां अधिगम के अंतर्गत देखने को मिलती है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत। और अधिगम के कठिनाइयों के साथ साथ उसमें कैसे सामंजस्य को स्थापित किया जा सकता है। और उसके बाद हम देखें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद अगला कंटेंट हमारा आता है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको एनसीएफ हम कहते हैं। और ये हमें जो देखना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसका अध्ययन करना है, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत तमाम प्रकार के जो शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए तमाम प्रकार के शिक्षा आयोगों का गठन किया गया था। तो उसमें हमारे पास एनसीएफ 2005 की रूपरेखा को हमें इसके अंतर्गत अध्ययन
करना पड़ेगा। और यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कम से कम आपके मैक्सिमम प्रश्न आपके यहां से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 से आपके बहुत संख्यक मात्रा में कम से कम 3-4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। पूछे तो हर सेक्शन से जाएंगे, लेकिन ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम देखें मापन और मूल्यांकन। मापन व मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, यानी शिक्षा में चाहे शिक्षक का मापन करना हो, मूल्यांकन करना हो, छात्रों का मूल्यांकन करना हो, छात्रों का मेजरमेंट करना हो, छात्रों का एवोल्यूशन करना हो, ये इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। देन उसके बाद हम देखें अगला जो कंटेंट हमारा इसमें है क्रियात्मक शोध। जिसको आप कहते हैं एक्शन रिसर्च, मतलब एक शिक्षक के लिए कैसे एक्शन रिसर्च के विषय पर कार्य करना पड़ेगा, ये हमारा सिलेबस का पार्ट रहेगा। और देन उसके बाद अंतिम हम देखें शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नियम 2009, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट 2009, जिसमें कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब अगला जो हमारा इसमें कंटेंट पड़ेगा, जो हमारी नई शिक्षा नीति 2019 के रूप में जो तैयार हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो बनी है, नई शिक्षा नीति, उसको हमें अपने सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस समय जो हमारी पुरानी शिक्षा नीतियां थी, उनके स्थान पर देश में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए शिक्षण में और सुगमता लाने के लिए हमारी जो शिक्षा नीति 2019 जो जारी हुई है, उसका भी अध्ययन करना है, उससे भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये हमारा जो सेक्शन है, सिलेबस है हमारा सहायक अध्यापक एलटी के लिए। तो ये इतने विषय हमें 30 मार्क्स के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और प्रत्येक पाठ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बेसिकली हम लोग करते क्या है कि शिक्षण अभिरुचि में अपने मन से प्रश्नों को ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास, अपने हिसाब से सोचने का, यानी एक शिक्षक छात्रों के अनुरूप जब तक उसके शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, तब तक हमारे शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। ये रटने वाला विषय नहीं है, ये समझने वाला विषय है कि आपका जो मानसिक जो स्तर है वो किस तरीके से है। यही आपको सीखने का मौका मिलेगा इसमें, क्योंकि आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान का होना अति आवश्यक होता है। और इन विषयों के माध्यम से जो हमारे इतने कंटेंट रहे, इनसे आपके 30 क्वेश्चन तैयार होने हैं, और जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके विषय वस्तु से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षण अभिरुचि में, क्योंकि एक शिक्षक को प्रत्येक विषय के लिए उसकी कैसी कैसी मनोवृत्ति होनी चाहिए, कैसे कैसे शिक्षण गतिविधियों का वो उपयोग कर सके। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा। और ये हमारा सहायक अध्यापक एलटी के लिए जो सिलेबस था, इतना सिलेबस हमारे पास है, और यहीं से हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ये रहा आपका क्रियात्मक 30 नंबर का पोर्शन, और जो कि आपकी सफलता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां से शिक्षा को एक मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसको भी बड़े सावधानी के साथ पढ़ना। इसमें बहुत सारे अभी अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, तो उस अमेंडमेंट को भी हमें पढ़ना पड़ेगा।